नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताए मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने में आखिर कितने कमाल। फिर बात करेंगे केंद्र मंत्री चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, कहा एनडीए की मजबूती के लिए मेरी पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र में फिर आने वाली है बदलाव की आंधी। राज उद्धव के बाद पवार परिवार के साथ आने की अटकलें हुई तेज। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने गिनाई भारतीय जनता पार्टी के 11 साल की उपलब्धियां, कहा आज नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय रूप से भाग ले रही है और विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहरेच में सोहेल देव का विजय दिवस 10 जून को सुबह सभा कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। आरसीबी की विक्ट्री परेड होने के दौरान भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची आरसीबी, अदालत से किया खास अनुरोध, कहा गलत तरीके से फंसाया गया। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को बड़ी राहत, परिवार से फोन पर बात करने की मिली इजाजत। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिली बेल, फिर बढ़ी 14 दिन की न्यायिक हिरासत। केरल तट के पास बड़ा हादसा, कंटेनर से लदे जहाज में हुआ धमाका, 4 लोग हुए लापता। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, इस सप्ताह 45 डिग्री के पार जाएगा तापमान, आईएमडी ने दी लू चलने की चेतावनी। मुंबई में काल बनी लोकल ट्रेन, चलती गाड़ी से 10 लोग गिरे, 4 की मौत, हादसे का होना भीड़ ज्यादा होने की वजह। आईएसएस जाने से पहले शुभांशु शुक्ला की फाइनल रिहर्सल, कल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। देश में कोरोना के 358 नए मरीज मिले, 6500 एक्टिव केस, अब तक 65 मौत। केंद्र ने कहा राज्य पर्याप्त ऑक्सीजन बेड का करें इंतजाम। जासूसी का आरोपी यूट्यूबर जसबीर सिंह ढिल्लो मोहाली अदालत में पेश, अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा, पुलिस की जांच जारी। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 11 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार यानी आज पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि पिछले 11 सालों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा इन 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 11 साल पूरे हो जाने को लेकर। बता दें कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश में 11 साल पहले तुष्टीकरण व समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली जिम्मेदार व जवाबदेह सरकार आई है। उसने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की, हम जो काम कर रहे हैं उसे जनता के सामने रखा। इस तरह से 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदला है। उन्होंने कहा इन 11 सालों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि देश मान चुका था ये कि संभव नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। इसका परिणाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में वहां वोट टर्नआउट 58.46% रहा, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट 63% रहा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव मोदी सरकार की बोल्ड फैसले लेने की वजह से आया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा हम गरीबी हटाओ का नारा लेकर नहीं चले हैं, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आंकड़े इस बात का सबूत है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसी तरीके से आर्थिक गरीबी को 80% की कमी आई। इस दौरान नड्डा ने स्वच्छ भारत अभियान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो अभी हमें स्वच्छ भारत अभियान का सीधा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे भेजने में करीब 130 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनधन बैंक खातों, आधार कार्ड और मोबाइल के गठजोड़ ने 3.9 लाख करोड़ रुपए की लीकेज को रोका है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। बता दें
कि आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, लोग हमसे हमेशा पूछते हैं क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इस सवाल का जवाब है हाँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और बिहार की सभी सीटों पर लड़ूंगा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मेरा लक्ष्य है कि एनडीए जीत की ओर बढ़े। उन्होंने आगे कहा कि मैं बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। यह फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप तय करें कि मुझे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, या किस सीट से। मैं आपके फैसले का पालन करूंगा। अपने संबोधन के द्वारा चिराग पासवान ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिस जंगल राज की हम बात करते हैं उसके लिए सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। यह हमारी सरकार है जिसने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। पिछले साल उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी 2024 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। वहीं चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप को लेकर चिराग ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं के साथ समस्या ये है कि जब आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है तो वे चुनाव हारने के बहाने ढूंढते हैं। अगर राहुल गांधी को किसी संस्था में दोष खोजने की आवश्यकता है तो वह संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को दोष देना, किसी पर चुनाव फिक्सिंग का आरोप लगाना या कहना कि ईवीएम दोषपूर्ण है, यह सब दिखाता है कि राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पहले ही हार स्वीकार कर ली है। बिहार के बाद ये लोग असम और बंगाल जैसे राज्य भी हारेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। उन्होंने कहा, यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी। चिराग ने शनिवार को यह भी कहा था कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकता हूं लेकिन सीएम की कुर्सी पर नजर नहीं है। चिराग ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, यह फैसला मेरी पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं लड़ता भी हूं तो यह कोई असाधारण बात नहीं होगी। मेरी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर होने से एनडीए को मदद मिलेगी, मगर यह गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मेरी नजर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी उठापटक की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मनसे और शिवसेना यूबीटी के बीच संभवित गठबंधनों की अटकलों के बीच अब पवार परिवार के साथ आने की चर्चा तेज हो चली है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट शरद और अजित की पार्टी 26वें स्थापना वर्ष का कार्यक्रम मनाने की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच सामने आ रहा है कि दोनों पक्षों में कार्यक्रम के दौरान विलय हो सकता है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि हाल ही में राज ठाकरे ने पिछले महीने फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर के साथ एक इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि मराठी मानुस के लिए वे शिवसेना यूबीटी से हाथ मिला सकते हैं। इसके कुछ घंटों बाद ही उद्धव ठाकरे ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। इसके बाद ही दोनों पार्टियों में गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के एक और बड़े सियासी परिवार के बीच गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि शरद पवार और अजीत पवार साथ आ सकते हैं। हाल ही में एनसीपी यानी अजीत पवार के वरिष्ठ एमएलसी और करीबी सहयोगी अमोल मिटकरी ने कहा था कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले आषाढ़ी एकादशी यानी 6 जुलाई से पहले एक साथ आ जाएंगे। यह पहली बार नहीं था। इससे पहले पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि पार्टी में दो विचार हैं, एक यह कि हम अजीत के साथ फिर से जुड़ जाएं, जबकि दूसरा कहता है कि हमें भाजपा के साथ नहीं जाना चाहिए। इस पर अंतिम फैसला मेरी बेटी सुप्रिया सुले को लेना है। शरद पवार के साथ ही सुप्रिया सुले और अजीत पवार भी गठबंधन के संकेत दे चुके हैं। हाल ही में सुप्रिया सुले ने कहा था कि एनसीपी का गठन शरद पवार ने किया था। इस पार्टी में बहुत से लोगों ने भारी योगदान दिया है, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी जो आज किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जबकि अजीत पवार गुट ने कहा था कि अगर दूसरे पक्ष से कोई प्रस्ताव मिलता है तो विचार करेंगे। शरद पवार के साथ ही सुप्रिया सुले और अजीत पवार भी गठबंधन के संकेत दे चुके हैं। कोई प्रस्ताव मिलता है तो विचार किया जा सकता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।